हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेज में। लास्ट क्लास में हमने दो महत्वपूर्ण कम्युनिकेबल डिजीज डिस्कस करी थी। एक का नाम था कोलेरा, जिसे हम हैजा कहते हैं, और दूसरी डिजीज थी रिलैप्सिंग फीवर। दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन सकते हैं सारे के सारे डिस्कस कर लिए थे। आज लेकर आए हैं एक बहुत बड़ी और एक ऐसा टॉपिक जहां से एग्जाम में बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीज आप कह सकते हैं। उसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस या टीबी। इस डिजीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा लेंथी टॉपिक है, एटलीस्ट 2 से 3 क्लासेस लग सकती हैं। कंटिन्यू हम इसी को पूरा करेंगे। बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। क्या क्या सवाल यहाँ से कॉमनली बनते हैं। एक सवाल तो यहाँ से जो कॉमनली देखा जाता है वह सवाल है, इस डिजीज जो आपकी ट्यूबरकुलोसिस है उस डिजीज के ड्रग थेरेपी में बोले तो डॉट्स रेजिमेन के ऊपर सवाल बनते हैं। दूसरा सवाल यहाँ इसके एग्जामिनेशन में स्पुटम एग्जामिनेशन के बारे में सवाल आता है। तीसरा और महत्वपूर्ण मॉन्टेक्स टेस्ट, जिसे ट्यूबरकुलिन टेस्ट कहते हैं। शायद ही कोई एग्जाम ऐसा गया होगा जहां इस मॉन्टेक्स टेस्ट में से सवाल नहीं बनते हों। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जामिनर के माइंड में रहते हैं और लगातार वहां से सवाल आने की संभावनाएं रहती हैं। इन सारे के सारे टॉपिकों को हम इन डेप्थ में स्टडी करने वाले हैं और हर एक एमसीक्यू जो एग्जाम में बन सकता है वो क्लियर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस डिजीज को भी। जैसे हम लगातार हर डिजीज को पढ़ते आ रहे हैं वैसे इस डिजीज को भी नामकरण से हम स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब इसके अन्य नामों से इसे हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अन्य नाम आपको बता दूं, इसे और किन किन नामों से जाना जाता है। बोले तो इसके और क्या क्या नाम हैं। ऑल्सो कॉल्ड एस, इस बीमारी के और क्या क्या नाम हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसके और नामों में इसको कुछ पर्टिकुलर नाम से हम इंडिकेट करते हैं। जैसे सबसे पहली बात, इसे कहते हैं कंजप्शन डिजीज। क्या कहते हैं? कंजप्शन डिजीज। अगर एग्जाम में कभी सवाल मिले कंजप्शन डिजीज किसे कहा जाता है तो आपका आंसर होगा कंजप्शन डिजीज ट्यूबरकुलोसिस को ही कहते हैं। क्यों कहा जाएगा? अगर यह सवाल आता है तो फिर बताना है वेट लॉस की वजह से। क्यों कह रहे हैं तो आपको जवाब देना है ड्यू टू वेट लॉस। ड्यू टू वेट लॉस, क्योंकि इसमें वजन में कमी होती है। टीबी के बाद में वेट लॉस देखने को मिलता है और वेट लॉस होने की वजह से ही ट्यूबरकुलोसिस जो है, इस ट्यूबरकुलोसिस को कंजप्शन डिजीज के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दूसरा नाम, उसे और किस नाम से हम जानते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर के नाम से भी इसे जाना जाता है। बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर भी इसी को कहा जाता है, क्योंकि इसका जो पीछे कारण है, बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर का जो कारण होता है वह है क्योंकि यह जो बीमारी है यह शो करता है, इंडिकेट करता है पॉवर्टी, गरीबी को शोर करता है या पुअरनेस को शो करता है। गरीबी को शो करने वाली बीमारी होती है। ऐसी डिजीज जो कि गरीब लोगों में, ओवर क्राउडेड क्षेत्र में, इलिटरेट लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए इसे बोलते हैं बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। और बेटा इसके ऊपर एग्जाम में सवाल आ चुका है। बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर किस डिजीज को कहा जाता है? आपका जवाब होगा ट्यूबरकुलोसिस। क्लियर है। कंजप्शन डिजीज इसे कह रहे हैं, बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर इसे कह रहे हैं। तीसरा नाम है इसका कोच फिनोमिना या कोच डिजीज। कोच डिजीज भी इसे कहते हैं या कोच फिनोमिना के नाम से भी जाना जाता है।
कॉच डिजीज या कॉच फिनोमिना, कॉच फिनोमिना, कॉच डिजीज या कॉच फिनोमिना भी इसे कहा जाता है। इसे यह कहने के पीछे जो कारण है वह क्या है, ध्यान दीजिएगा। कोच डिजीज या कॉच फिनोमिना का मतलब हो गया क्योंकि यह जो डिजीज है इसका बैक्टीरिया जो है वह डिस्कवर्ड हुआ था। याद रखना है, बैक्टीरिया ऑफ टीबी डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच। बैक्टीरिया ऑफ टीबी, टीबी का जो बैक्टीरिया है वह डिस्कवर्ड किया गया था, खोजा गया था, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच। किसने डिस्कवर्ड किया? बाय रॉबर्ट कोच ने, बाय रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच के द्वारा सन 1882 में, कब? 1882 में, 1882 में रॉबर्ट कोच के द्वारा ही इस डिजीज के एजेंट जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बेसिलस या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को डिस्कवर्ड किया गया था रॉबर्ट कोच के द्वारा। इन्हीं नामों से 3 नाम मैंने आपके सामने पेश किए हैं। बोले तो कंजप्शन डिजीज, बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर और कॉच डिजीज या कॉच फिनोमिना इसे कह रहे हैं। तीनों का लॉजिक बताया है ऐसा क्यों कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नाम खत्म करने के बाद आगे चलते हैं हम एजेंट के ऊपर। इसका कारक क्या है, एजेंट क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका एजेंट जो होता है, इसके एजेंट पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बेसिलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बेसिलाई। बेसिलाई का मतलब होता है अपने आप में रोड शेप। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बेसिलाई जो होता है, इट इज ए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ए टीबी या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी इसे कहा जाता है। इसी का नाम होता है, कुछ लोग इसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? इसी को ही बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो याद रखना है कि एजेंट का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बेसिलस या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। एक ही बात है, यह इसके एजेंट होते हैं जो इस बीमारी को खोज करने के लिए जिम्मेदार हैं। अब इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे हमने हर बीमारी के जो पर्टिकुलर एजेंट के फैक्टर्स के बारे में हम बात करते आए हैं, वैसे इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। क्या है ये? तो याद रखना है, इट इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, यानी यह बैक्टीरियल डिजीज है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। एरोबिक है या एनएरोबिक तो बताना है, ऑक्सीजन चाहिए इसे, तो यह एरोबिक बैक्टीरिया है। एरोबिक कैसा है? एरोबिक बैक्टीरिया होता है और इसे बोलते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई। एसिड फास्ट बेसिलाई, एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। बोले तो कौन सी शेप में होगा? रोड शेप का होगा। एसिड फास्ट बेसिलाई रोड शेप का होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। एरोबिक है, मतलब ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगी, रिक्वायर्ड है। बता चुका हूं इनके बारे में मैं पहले भी। ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो एनएरोबिक, ऑक्सीजन चाहिए तो एरोबिक। क्लियर है? एसिड फास्ट बेसिलाई है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यह होता है। चलिए यहां कौन कौन से स्टेन आते हैं उनकी बारे में हम बात करते हैं और कौन सा कल्चर मीडिया। दोनों पर सवाल एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए जो कल्चर मीडिया काम में लेते हैं कल्चर मीडिया का मतलब है इस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जो मीडियम काम में लोगे आप, वह है एलजे कल्चर मीडिया।
जे कल्चर मीडिया, कौन सा है, एलजे कल्चर मीडिया काम में लेते हैं। लॉन्स्टीन जेनसन कल्चर मीडिया, फुल फॉर्म है लॉन्स्टीन जेनसन कल्चर मीडिया, लॉन्स्टीन जेनसन कल्चर मीडिया, लॉन्स्टीन जेनसन कल्चर मीडिया, शॉर्ट में एलजे बोलते हैं, एलजे लॉन्स्टीन जेनसन कल्चर मीडिया। दूसरा याद रखना है, यहां पर जो स्टेन काम में लेते हैं, स्टेन काम में लिया जाएगा अभिरंजित करने के लिए। याद रखना है उस स्टेन का नाम होता है जेड.एन. स्टेन, जेड.एन. जीहिल नैन्सन स्टेन, स्टेन का नाम है जेड.एन. स्टेन, जेड.एन. स्टेन, जेड.एन. स्टेन, स्टेन, जेड.एन. स्टेन, क्लियर है, जेड.एन. स्टेन, जेड.एन. स्टेन, जेड.एन. का मतलब जीहिल नैन्सन स्टेन, जीहिल नेल्सन स्टेन, यह स्टेन काम में लेते हैं। जीहिल नैन्सन स्टेन, दोनों पर सवाल आता है कौन सा स्टेन काम में लिया जाएगा अभिरंजित करने के लिए बैक्टीरिया को, जेड.एन. स्टेन। कल्चर मीडिया काम में लेंगे एलजे कल्चर मीडिया। ये क्यों काम में ले रहे हैं याद रखना है, बिकॉज सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया जो होती है वह पाई जाती है, बनी होती है, कंसिस्ट बाई यानी वो बनी होती है किसके द्वारा, कंसिस्ट बाई माइकोलिक एसिड, माइकोलिक एसिड। जो आपका यह बैक्टीरिया होता है, बोले तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसकी साल वॉल जो होती है उस सेल वॉल के ऊपर माइकोलिक एसिड पाया जाता है। इस वजह से इसे अभिरंजित करने के लिए, इसे कलर्ड करने के लिए, इसे देखने के लिए जेड.एन. स्टेन की आवश्यकता होती है, जीहिल नैन्सन स्टेन। यही लेप्रोसी में भी काम में लेते हैं, जहां माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है लेप्रोसी का, उसमें भी यही जेड.एन. स्टेन काम में लिया जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस में दो पर्टिकुलर बातें मैंने की। कल्चर मीडिया पूछे तो आपको जवाब देना है एलजे कल्चर मीडिया, स्टेन पूछेंगे तो जवाब देना है जेड.एन. स्टेन, जीहिल नैन्सन स्टेन और लॉन्स्टीन जेनसन कल्चर मीडिया। क्लियर है दोनों पॉइंट। बैक्टीरिया है, एरोबिक होता है, और कल्चर मीडिया भी पर्टिकुलर काम में ले रहे हैं और स्टेन भी पर्टिकुलर काम में ले रहे हैं। चलो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कि आपकी जो डिजीज है, इस डिजीज के सोर्स क्या हो सकते हैं। तो सोर्स ऑफ इंफेक्शन पर बात करने वाले हैं। एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स में सोर्स ऑफ इंफेक्शन, टीबी की हम बात कर रहे हैं। सोर्स ऑफ इंफेक्शन में बेटा दो प्रकार के सोर्स पर्टिकुलरली मिलते हैं। पहला जो सोर्स है वह सोर्स आपका रहने वाला है ह्यूमन सोर्स। कौन सा है, ह्यूमन सोर्स। पहला सोर्स है ह्यूमन सोर्स। ह्यूमन सोर्स में क्या होगा तो आपको बताना है, स्पूटम होगा, स्पूटम ऑफ पेशेंट। जिसे टीबी हो रखी है उसका स्पूटम आपका सोर्स बनेगा ह्यूमन में। वहीं दूसरा सोर्स होता है बोवाइन सोर्स। बोवाइन भी जानवरों में होने वाली कंडीशन को बोलते हैं। तो यहां जो बोवाइन सोर्स है वह होता है कंटामिनेटेड मिल्क। कंटामिनेटेड मिल्क, जिस आपका एनिमल है उस एनिमल को टीबी हो रखी है, अगर उसका मिल्क पिया जाए, कंटामिनेटेड मिल्क या अनपास्चुराइज्ड मिल्क आप कह सकते हैं, वह एक बोवाइन सोर्स के रूप में काम करेगा। यह आपकी डिजीज को मेल्ड
आपका एनिमल टू मेन या ह्यूमन बीइंग में भी ट्रांसफर कर सकता है। तो ह्यूमन सोर्सेस और बोवाइन सोर्सेस यहाँ देखे गए हैं। अगर बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, यह डिजीज कैसे ट्रांसमिट होती है, तो आपका जवाब होगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका होता है ड्रॉपलेट के द्वारा। किसके द्वारा? ड्रॉपलेट के द्वारा, मतलब थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ड्रॉपलेट के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्नीजिंग, कफिंग, ये सारे इसमें आते हैं, ड्रॉपलेट के द्वारा ट्रांसमिट हो जाती है। क्लियर है? बोले तो स्नीजिंग, कफिंग, ये सारी वो टेक्निक्स हैं जो इस बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर कर सकती हैं। स्नीजिंग, कफिंग, ये सारे इसके MOTs हैं, बोले तो मोड ऑफ ट्रांसमिशंस। बीमारी कैसे ट्रांसमिट होगी? बात करें इंक्यूबेशन पीरियड की, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? तो 3 से लेकर 6 सप्ताह का इंक्यूबेशन पीरियड देखा जाता है। 3 to 6 वीक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, जिसमें आपको लक्षण दिखाई दे सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस को लेकर। क्लियर? ये सारे एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स हमने बात की। सोर्सेस 2 बताए, ह्यूमन सोर्सेस और बोवाइन सोर्सेस। वहीं मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ड्रॉपलेट के बारे में हमने बात किया। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 3 से लेकर 6 सप्ताह का होता है। चलिएगा, अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर कि ट्यूबरक्लोसिस उसके टाइप क्या हो सकते हैं। क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ टीबी देखिएगा, टीबी के भी प्रकार होते हैं कि टीबी कितने प्रकार की हो सकती है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ए ट्यूबरक्लोसिस? तो टीबी के टाइपों में अगर हम बात करें, सबसे पहले जो आपका ट्यूबरक्लोसिस है उसके टाइप में पहला टीबी होता है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन टीबी। क्या बोलोगे आप? ह्यूमन टीबी। जो किसकी वजह से होगा? ह्यूमन सोर्सेस की वजह से। याद रखना है ये किस वजह से होगा, तो आप जवाब देंगे ड्यू टू ह्यूमन सोर्सेस, आदमियों से। ह्यूमन सोर्सेस से जो ट्यूबरक्लोसिस होता है दिस कॉल्ड ह्यूमन टीबी। सवाल आया हुआ है CHO की एग्जाम में, यह बताओ पक्षियों में होने वाली को क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एवियन टीबी। याद रखना है एवियन ट्यूबरक्लोसिस, तो यह बर्ड्स से होता है, पक्षियों से, ड्यू टू बर्ड्स। जो पक्षियों से होती है टीबी उसे हम बोलते हैं एवियन टीबी। एक टीबी होती है बोवाइन टीबी, यह भी एक न्यू है, ध्यान रखना है। बोवाइन टीबी, बोवाइन टीबी, तो यह किससे होगी? जवाब देंगे ड्यू टू कैटल्स या एनिमल्स आप ले सकते हैं। एनिमल्स से जो होती है वह कौन सी होती है? बोवाइन टीबी। तो आदमियों में जो टीबी मिलती है ह्यूमन टीबी कहलाती है, पक्षियों में जो टीबी मिलती है एवियन टीबी, और जानवरों में जो टीबी मिलती है वह बोवाइन टीबी के नाम से जानी जाती है। इस पर सवाल पूछा जा चुका है, पक्षियों में जो टीबी पाई जाती है वह कौन सी प्रकार की होती है? जवाब होगा एवियन टीबी। इंक्यूबेशन पीरियड 3 से लेकर 6 दिन सप्ताह का। बात करें टाइप के ऊपर आए, 3 प्रकार की मिल सकती है। आदमियों में मिलेगी ह्यूमन टीबी, पक्षियों में मिलेगी एवियन टीबी, और जानवरों में मिलेगी बोवाइन टीबी। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं। अब जानवरों के बारे में तो हम पढ़ नहीं रहे, वेटनरी के बारे में तो हम पढ़ा ही नहीं रहे, नर्सिंग कर रहे हैं। बोले तो हम आदमियों का ही जिक्र करेंगे, तो हम तो ह्यूमन टीबी का ही जिक्र करने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं ह्यूमन टीबी को लेकर। ह्यूमन टीबी मतलब आदमियों की टीबी की मैं बात कर रहा हूं। अब ह्यूमन टीबी जो होती है पर्टिकुलरली यह भी 2 प्रकार की पाई जाती है। ह्यूमन टीबी के भी 2 प्रकार हैं। पहला होता है पल्मोनरी टीबी, पल्मोनरी टीबी, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो पल्मोनरी है और दूसरी है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। मतलब मनुष्य में भी टीबी 2 प्रकार की हो सकती है, एक पल्मोनरी टीबी और एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। जब पल्मोनरी की बात करते हैं इसका मतलब किसको अफेक्ट करेगी? लंग्स को। किसको अफेक्ट करेगी? लंग्स को। अफेक्ट टू लंग्स। जब लंग्स को प्रभावित करे तो हम उसे कहेंगे पल्मोनरी। पल्मोनरी वर्ड ही लंग्स के लिए आता है, तो पल्मोनरी टीबी का मतलब अफेक्ट टू लंग्स। अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी की बात करें लंग्स के अलावा, क्लियर है, तो आपका जवाब हो जाएगा अफेक्ट अदर देन द लंग्स। अफेक्ट
अदर देन द लंग्स, लंग्स को छोड़कर, अदर देन द लंग्स, आपके लंग्स को छोड़कर और की बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां ये पाई जा सकती है, जिनका जिक्र हम करेंगे, उन्हें हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कह देते हैं। चलिए उनकी बारे में बात भी कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी जगह हो सकती है जहां आपको यह टीबी मिल सकती है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, इनमें आपको जो टीबी मिलने वाली है वह टीबी मिलेगी आपको लिम्फ नोड में। कहां मिल सकती है? लिम्फ नोड में। लंग्स के अलावा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी लिम्फ नोड में देखने को मिल सकती है। मोस्ट कॉमन यही होता है। सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहां मिलती है? जवाब होगा लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा लिम्फ नोड के अलावा और कहां देखने को मिल सकती है? तो आपका जवाब होगा लिम्फ नोड के अलावा आपको देखने को मिलेगी यह आपके इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में, मेलेंजिस में, मेलेंजिस कवरिंग ऑफ ब्रेन, मेलेंजिस जिन्हें हम कह रहे हैं, ड्यूरा मैटर, अरेचिनोइड, पाया मैटर, वहां पर। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब में, महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब में भी पाई जाती है। स्पाइन में मिल सकती है, स्पाइन, हमारे स्पाइन के अंदर। और स्पाइन में जो मिलती है बेटा, इसे एक अलग नाम से जानते हैं, उसे बोलते हैं पॉट्स टीबी। यह भी सवाल एग्जाम में बना हुआ है कि कौन सी जगह की टीबी को पॉट्स टीबी कहा जाता है? जवाब होगा स्पाइन, वर्टिब्रे, स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइन जो वर्ड है वह स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम से लिया गया है। अगर वहां की टीबी जो है उसे हम पॉट्स टीबी का नाम लेते हैं। लिम्फ नोड में मिल सकता है, इंटेस्टाइन में मिल सकता है, मेलेंजिस में मिल सकता है, फैलोपियन ट्यूब में आपको मिल सकता है। इसके अलावा आपको देखने को मिल सकता है यह कहां पर? जॉइंट के अंदर, आपके जॉइंट में भी यह देखने को मिल सकता है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि हमारी जो टीबी है, आदमियों की टीबी, वह दो प्रकार से हमें दिखाई दे सकती है, एक लंग्स में और एक लंग्स के बाहर। अगर लंग्स में आपको दिखाई देगी, आप क्या बोलोगे उसे? तो आपका जवाब होगा, आप उसे पल्मोनरी टीबी के नाम से जानोगे। और क्या कहोगे? पल्मोनरी टीबी। अगर लंग्स के अलावा आपको मिल रही है तो आप क्या बोल दोगे उसे? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। क्लियर है? अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का मतलब लंग्स के बाहर है, यह आपको लिम्फ नोड में देखने को मिल सकती है, इंटेस्टाइन में देखने को मिल सकती है, मेलेंजिस में देखने को मिल सकती है, फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिल सकती है, स्पाइन में देखने को मिल सकती है, जॉइंट्स में देखने को मिल सकती है। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कौन सी? मैंने बताया सबसे मोस्ट कॉमन होती है आपकी लिम्फ नोड में। कौन सी जगह होती है? लिम्फ नोड में सबसे मोस्ट कॉमन है, लिखा है आगे। लेकिन यही सवाल बता रहा हूं, अगर मिलता है मोस्ट डेंजर कौन सी है, तो फिर मेलेंजिस वाली सबसे डेंजर होती है। तो याद रखना है मोस्ट डेंजर, जो डेंजर वाली हो तब फिर जवाब देना है एक्स्ट्रा पल्मोनरी सबसे खतरनाक कौन सी? आपका जवाब होगा मेलेंजिस में। सबसे मोस्ट कॉमन कौन सी? जवाब देना है लिम्फ नोड में। स्पाइन में जो होती है उसे क्या बोलते हैं? पॉट्स टीबी बोलते हैं। तीनों एमसीक्यू है एक्स्ट्रा पल्मोनरी पर। चलिएगा और बात करते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी को लेकर ही। एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैंने बताया यह कहां प्रभावित करेगी, तो आपका सीधा सा जवाब था अदर देन द लंग्स। यहां पर क्या दिखाई देगा? अदर देन द लंग्स आपको दिखाई देगा ग्रेन्युलोशन या ग्रेनुलोमा दिखाई देगा। ग्रेनुलोमा, ग्रेनुलोमा सीन, ग्रेनुलोमा दिखाई देगा लंग्स को छोड़कर अन्य जगह, चाहे वो लिम्फ नोड हो, चाहे वो इंटेस्टाइन हो, इन सभी में आपको ग्रेनुलोमा दिखाई देंगे, ग्रेन्युलेशन टिश्यूज दिखाई देंगे। इस कंडीशंस को आप एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का नाम देते हैं। क्लियर है? एक और पॉइंट, अगर मैं इन दोनों में तुलना करूं, किस किस के अंदर? पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी दोनों के अंदर अगर हम बात करें, कंपैरिजन करना चाहें, याद रखना है यह जो होती है आपकी, बोले तो कौन सी की बात कर रहे हैं अभी? पल्मोनरी की। जो पल्मोनरी आपकी टीबी है,
यह मोस्ट कॉमन टीबी होती है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टीबी है। आप कह सकते हैं लगभग 75 से 85% टीबी यही पाई जाती है। मतलब सबसे मोस्ट कॉमन टीबी कौन सी होगी, कौन सा प्रकार ज्यादा मिलता है मनुष्य में? जवाब होगा पल्मोनरी टीबी। क्या जवाब होगा? पल्मोनरी टीबी। मतलब लंग्स ज्यादा प्रभावित होते हैं टीबी में, अधिकतर ऐसा ही देखा जाता है। दूसरा पॉइंट, अगर सवाल आए बताओ इन दोनों में से मोस्ट डेंजर कौन सा है, क्या सवाल आए मोस्ट फैटल कौन सा है, तो फिर जवाब होगा एक्स्ट्रा पल्मोनरी। याद रखना यह होता है मोस्ट फैटल। मोस्ट फैटल जानलेवा कौन सी होती है? जवाब होगा एक्स्ट्रा पल्मोनरी। दोनों याद रखना है, आपके सामने मैंने रखा है। अगर सवाल मिलता है आपको बताओ दोनों के अंदर से मोस्ट कॉमन कौन सी है, तो आपका जवाब होगा ऊपर वाली, बोले तो पल्मोनरी। या अगर आपको मिले कि बताओ दोनों के अंदर से मोस्ट फैटल, या आप इस फैटल को डेंजर का नाम भी ले सकते, एक ही बात है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं मोस्ट डेंजर कौन सी, तो फिर जो जवाब होगा वह यही होगा एक्स्ट्रा पल्मोनरी। लेकिन अगर सवाल एग्जामिनर ने पूछ लिया आपसे बताओ इनमें से ऐसी कौन सी है जो ज्यादा इन्फेक्शियस है, हाई इन्फेक्शियस या मोस्ट इन्फेक्शियस कौन सी है, तो फिर यह वाली होगी। मोस्ट इन्फेक्शियस की बात आवे तो भी जवाब होगा पल्मोनरी। क्लियर है? तो कुछ पर्टिकुलर आंसर क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से टाइप के ऊपर। लंग्स में अगर टीबी हो रही है मनुष्य में, क्या जवाब दोगे? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पहली बात, लंग्स के अलावा किसी अन्य ऑर्गन में ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन हो जाए, क्या बोलोगे? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। अन्य कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक लिम्फ नोड हो सकता है, लाइक इंटेस्टाइन हो सकता है, लाइक मेलेंजिस हो सकता है, फॉलोपियन ट्यूब हो सकता है, स्पाइन हो सकता है, जॉइंट हो सकते हैं, बोन हो सकता है। अगर यहीं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जिक्र करें तो सबसे पहला, सबसे ज्यादा कौन सी देखने को मिलती है? जवाब होगा पल्मोनरी टीबी। दूसरा, ज्यादा इन्फेक्शियस कौन सी है, तो भी जवाब होगा पल्मोनरी टीबी। वहीं सवाल मिले दोनों में ज्यादा डेंजर कौन सी है, ज्यादा फैटल कौन सी है, जवाब होगा एक्स्ट्रा पल्मोनरी। सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहां नजर आती है? लिम्फ नोड में। लेकिन सवाल आए ज्यादा डेंजर कौन सी है एक्स्ट्रा पल्मोनरी में, जवाब होगा मेलेंजिस में। अगर सवाल मिलता है बताओ पॉट्स टीबी किसे बोलते हैं, तो जवाब होगा स्पाइन में। या घुमाकर पूछे स्पाइन की टीबी को क्या बोलते हैं, तो बोलना है पॉट्स टीबी के नाम से जाना जाता है। अगर पक्षियों की बात आए तो एवियन टीबी, जानवरों का नाम आए तो बोवाइन टीबी, मनुष्य का नाम आए तो ह्यूमन हो रहा है टीबी। अगर लंग्स में है तो पल्मोनरी, लंग्स के बाहर है तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी। कोई डाउट इसमें? सारे का सारा पॉइंट क्लियर है कि लंग्स में कहां है, लंग्स के बाहर कहां हो सकती है, किसको किस नाम से जाना जाता है। और सारे के सारे एमसीक्यू जो बन सकते हैं मैंने क्लियर करवा दिए हैं। क्लियर है? ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। दीज आर द की पॉइंट्स जो यहां से एग्जामिनर उठा सकता है आपके लिए। चलिए आगे बात करते हैं टाइप के बाद में। टाइप के बाद में इसकी स्टेजेस भी होती हैं, मतलब अलग अलग स्टेज से गुजरता है तुम्हारा टीबी, तो हम बोलेंगे इन्हें स्टेज ऑफ टीबी। ट्यूबरक्लोसिस की कौन कौन सी स्टेज हो सकती हैं, तो ध्यान दीजिएगा। टीबी की स्टेज में पहली स्टेज होती है, 4 स्टेज से बेसिकली गुजरती है तुम्हारी टीबी। पहली है लेटेंट, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस, बोले तो लेटेंट टीबी। लेटेंट वर्ड का मतलब होता है जिसमें लक्षण दिखाई नहीं देते, एसिम्प्टोमेटिक। इसका मतलब आपका जो बैक्टीरिया था वो एंटर तो कर गया बॉडी में लेकिन कोई लक्षण नहीं दिखा रहा है, इसीलिए इसे लेटेंट बोल रहे हैं। इसका मतलब बैक्टीरिया एंटर इन बॉडी, बैक्टीरिया एंटर इन बॉडी, बैक्टीरिया ने बॉडी में प्रवेश तो कर लिया है बट पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक। पेशेंट कैसा है? एसिम्प्टोमेटिक है, कोई लक्षण नहीं दिखा रहा। उस कंडीशन को हम नाम देते हैं लेटेंट टीबी। क्लियर है? पहली अवस्था। क्या यहां पर डायग्नोसिस पॉसिबल है? नहीं,
जब लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं तो डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है, डायग्नोसिस नॉट पॉसिबल, डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं बी, दूसरी स्टेज की। इसे हम कहेंगे प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, प्राइमरी पल्मोनरी टीबी, टीबी का मतलब ट्यूबरक्लोसिस ही है, क्लियर है। चलिए इसकी बात भी करते हैं। यहां पर आपको प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, मतलब आपका जो बैक्टीरिया है वो रेप्लिकेट कर रहा है, लेकिन यहां पर जो स्पुटम आना चाहिए, जो बलगम आना चाहिए, वो अभी तक नहीं है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्राइमरी पल्मोनरी टीबी। प्रारंभिक अवस्था है, बोले तो बैक्टीरिया रेप्लिकेट कर रहा है, बैक्टीरिया रेप्लिकेट मतलब बढ़ रहा है, रेप्लिकेट इन बॉडी बट नो स्पुटम, स्पुटम यहां नहीं है। लेकिन यहां पर मॉन्टेक्स टेस्ट आप कर सकते हैं, याद रखना है मॉन्टेक्स टेस्ट यहां पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यहां बन चुकी होगी। तो याद रखना है कि मॉन्टेक्स टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट इज पॉजिटिव। क्यों? ड्यू टू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ड्यू टू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इस प्रकार की इम्यूनिटी का जिक्र हमने कर लिया था जब मैंने इम्यूनिटी पढ़ाई, हुमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों के बारे में बता चुका हूं। तो यहां पर प्राइमरी पल्मोनरी टीबी वह अवस्था है, एक वह कंडीशन है प्राइमरी पल्मोनरी टीबी, जिस अवस्था में आपको जो क्लाइंट है, जिस क्लाइंट को ये समस्या हो रखी है, उस क्लाइंट के अंदर आपको जो बैक्टीरिया है वो रेप्लिकेट करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यहां पर स्पुटम नहीं है। मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यहां प्रेजेंट हो जाएगी। क्लियर है। अब आगे हम बात करने वाले हैं एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस की। किसके बारे में बात करने वाले हैं? एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। थर्ड नंबर पर आने वाला है एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। वास्तव में इन्फेक्शियस स्टेज यही वाली होती है जिसे हम कह रहे हैं इन्फेक्शियस ट्यूबरक्लोसिस या एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। एक्टिव टीबी, नाम ही लिखा है एक्टिव, इसका मतलब वास्तव में टीबी यही है। यहां इन्फेक्शियस स्टेज है, ये इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ टीबी, टीबी की इन्फेक्शियस स्टेज है। एंड यहां सारे लक्षण शो होंगे, एंड सो ऑल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, सो ऑल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, सारे के सारे लक्षण आपको यहां दिखाई देने वाले हैं। किस कंडीशन में? एक्टिव टीबी में। इसका मतलब यहां पर आप क्लिनिकल डायग्नोस भी कर सकते हैं। क्लिनिकल डायग्नोस का मतलब है लक्षणों के आधार पर पता करना। स्पुटम कल्चर भी यहां कर सकते हैं। क्लियर है। यहां पर स्पुटम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन परफॉर्म हो सकता है, जो उसका कंफर्मेटिव टेस्ट माना जाता है, रिलायबल टेस्ट माना जाता है। स्पुटम माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन कैन बी डन। आप यहां पर वो परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि सारे के सारे लक्षण यहां दिखाई दे रहे हैं। स्पुटम यहां आ रहा होगा, प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव। इनिशियली नॉन प्रोडक्टिव होता है, बाद में प्रोडक्टिव बलगम आने लग जाता है, और सारे आपके लक्षण यहां दिखाई दे रहे होंगे। तो वास्तव में जो रियल टीबी वाली फॉर्म है वह एक्टिव टीबी वाली फॉर्म होती है। तीसरी अवस्था यह कहलाती है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद अवस्था आती है फोर्थ नंबर पर, और उसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के नाम से जाना जाएगा। फोर्थ नंबर पर आना है एक्स्ट्रा पल्मोनरी
टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। बात वही है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी का मतलब है कि ग्रैन्युलेशन फॉर्मेशन आउटसाइड द लंग्स, ग्रैन्युलेशन फॉर्मेशन आउटसाइड द लंग्स, लंग्स के बाहर भी यह जा रही है। तो कहने का मतलब 4 प्रकार की होती है, एक बार देख लीजिएगा आप। चारों प्रकार मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, 1 बाई 1 आराम से देखिएगा। मैंने बात की आपको, सबसे पहली अवस्था है लेटेंट टीबी। सबसे पहली अवस्था कौन सी है? लेटेंट वाली, जिसमें लक्षण आपको दिखाई, जो भी लक्षण है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, बैक्टीरिया आपकी बॉडी में उपस्थित है, यहां डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है। दूसरी अवस्था है प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। इस अवस्था में बैक्टीरिया रेप्लिकेट कर रहा है, स्पुटम प्रेजेंट नहीं है और यहां पर आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रदान हो रही है, दिखाई देगी। तीसरी फॉर्म है आपकी एक्टिव टीबी वाली। एक्टिव टीबी का मतलब है इन्फेक्शियस स्टेज यह है, यहां पर आपको जो लक्षण है वो दिखाई देंगे, इसलिए आप स्पुटम माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। और आपका लास्ट वाला जो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी, इसके अंदर जो एजेंट है वो यहां से रेप्लिकेट कर गया है और बाहर चला गया है, मतलब यहां से दूसरी जगह पर यह शिफ्ट हो गया है। ये सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी के अंतर्गत। क्लियर है ये पॉइंट्स? चलिएगा अब बात करते हैं हमने अभी तक डिस्कस किया है कि नाम क्या क्या है इस डिजीज के, इसका एजेंट क्या है, कौन सा स्टेन काम में लेते हैं, कौन सा कल्चर काम में लेते हैं, टीबी के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, इसकी स्टेजेस क्या हो सकती हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में इस डिजीज से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट नोट्स मैं बता रहा हूं, कुछ की पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है, वो आपको याद रखने हैं। चलिएगा क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो याद रखना है आपको, इसका एक प्रोग्राम चलता है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, यह जो प्रोग्राम है यह आया था सन 1962 में, 62 में। फिर एक नया प्रोग्राम आया RNTCP, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। यह जो प्रोग्राम आया, यह प्रोग्राम आया सन 1993 में। हालांकि पायलट प्रोजेक्ट के लिए के रूप में डॉट्स 1992 में ही आ गई थी, लेकिन यह जो प्रोग्राम था रियल में एक्शन में आया था 1993। कहीं आपको यह भी मिलेगा कि 1992 ऐसा भी लिखा मिलेगा, क्योंकि फॉर्म अलग चीज है, एक्शन अलग चीज है। मैं 1993 की बात कर रहा हूं क्योंकि यहां पर एक्शन में आ गया था, काम में आना शुरू हो गया था। क्लियर है? 1993 में वर्क में आ गया था RNTCP, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। 1993 में एक्शन में आ गया था, वर्किंग फेज में आ गया था। चलिए उसके बाद अभी 2020 के अंदर इसमें बदलाव हुआ है और अभी नया आ गया है ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। इसका नाम दिया है ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। मतलब अभी जो प्रोग्राम आया है
वो एलिमिनेशन पर आया है और यह 2020 का है। 2020 में विजन 2020 और ट्यूबरक्लोसिस का नया नाम कर दिया है ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। क्लियर है। इसके अलावा आपका जो टीबी वाला दिन है, वर्ल्ड टीबी डे, 27 मार्च को सेलिब्रेट होता है। क्लियर है। वर्ल्ड टीबी डे, ये पहले आप तीनों को देख लीजिएगा। तीनों प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहा हूं। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, फर्स्ट है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। क्लियर है। यानी कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962 में आया, आरएनटीसीपी 1993 में एक्शन में आ गया था, और ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है यह 2020 में आया था। क्लियर है। चलिए इसके बाद और बात करते हैं इसका दिन, वर्ल्ड टीबी डे। वर्ल्ड टीबी डे, जैसे एड्स डे बनाते हैं वैसे टीबी डे भी बनाया जाता है 24 मार्च, 27 नहीं 24 मार्च को, 24 मार्च को। इसको निश्चय डे के नाम से भी जानते हैं। निश्चय डे, निश्चय डे भी बोलते हैं इसे, निश्चय डे। यानी कि यह भी 24 मार्च, निश्चय डे या वर्ल्ड टीबी डे इसे ही कहते हैं, जो 24 मार्च को सेलिब्रेट होता है। क्लियर है। जैसे 1 दिसंबर को एड्स डे है वैसे ही यह निश्चय डे। इसके अलावा जो आपका बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यह सर्वाइव करता है स्पुटम में 24 आवर के लिए और एयर में 10 डेज के लिए। याद रखना है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल है यह सर्वाइव करता है इन स्पुटम। स्पुटम में तो सर्वाइव करेगा कितने दिन के लिए? फॉर 24 आवर। एंड इन एयर, हवा में यह सर्वाइव करता है फॉर 10 डेज। हवा में यह 10 दिन के लिए सर्वाइव कर लेता है। याद रखना है बेटा, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसमें सभी लक्ष्य, सभी केस का पता चले जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों को बेचारों को इलाज हो ही नहीं पाता। तो याद रखना है कि एक डेटा मैं आपके सामने बता रहा हूं, अनट्रीटेड टीबी पेशेंट का अगर उनका इलाज नहीं हुआ है तो भाई साहब इसमें से 50% लोग तो चले जाते हैं। पेशेंट क्या हो जाएंगे? डेथ का शिकार हो जाएंगे, मर जाते हैं बीमारी के दवाई के अप्रभाव, मतलब बीमारी के अभाव, जो दवाई है ना उसके अभाव में दवाई नहीं मिल पाती तो मर जाते हैं 50%। तो बचे हुए 50 में से 25% यह कन्वर्ट हो जाते हैं क्रॉनिक केस में, कन्वर्ट इनटू क्रॉनिक टीबी। इनको भयानक टीबी, रेजिस्टेंट वाली टीबी हो जाती है, जैसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट आती है, सीवियर फॉर्म ऑफ टीबी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करें बचे हुए 25% जो हैं यह लगभग हेल्दी बने रहते हैं। तो कहने का मतलब बीमारी हल्की नहीं है। अरे 50% डेथ रेट जिस बीमारी की हो सकती है बिना इलाज में, उसका मतलब इलाज में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। कहने का मतलब है आप सब लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर किसी को भी 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी और बुखार और बलगम की शिकायत हो, नजदीकी डॉट सेंटर पर जाएं और अपना जांच करवाएं। बड़े बड़े शब्दों में लिखा होता है हॉस्पिटलों में ये चीज। तो ये कुछ फैक्ट्स से मैंने आपके सामने रखे हैं। वर्ल्ड टीबी डे या निश्चय डे 24 मार्च। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस सर्वाइव इनटू द स्पुटम फॉर 24 आवर, हवा में 10 डेज के लिए सर्वाइव करता है। अनट्रीटेड टीबी पेशेंट का एक फैक्ट मैंने रखा, 50% डाई हो जाते हैं, 25% कन्वर्ट इनटू द क्रॉनिक स्टेज ऑफ द टीबी एंड 25% रिमेन हेल्दी। क्लियर है। ये कुछ सिनेरियो था जो टीबी से रिलेटेड है, ध्यान रखना है। स्पेशली प्रोग्राम्स जो टीबी के हैं वो ध्यान रखना, आपको तीनों प्रोग्रामों के बारे में मैंने बताया है। अब बात कर लें हम इस डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी, कैसे यह बीमारी प्रोग्रेस करती है। समझने की बात है, यहाँ 3 चीजें जरूरी हैं एग्जाम के लिए। हाइलर लिम्फ नोड किस डिजीज में नजर आते हैं, गॉन कॉम्प्लेक्स किस में नजर आता है,
और गॉन ट्यूबरकल किस में बनता है? तीनों का जवाब होगा टीबी में। एक्सरा जो हम डिटेक्ट करते हैं, एक्सरा चेक करते हैं, उसमें क्या देखते हैं टीबी में? गॉन कॉम्प्लेक्स ही देखा जाता है। ये सारे सवाल इसमें आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी को। पैथोफिजियोलॉजी, क्योंकि ये डिजीज बेटा एमएसएन से रिलेटेड है हल्की सी, वरना तो कम्युनिटी में पढ़ाई नहीं जाती। पैथोफिजियोलॉजी रेस्पिरेटरी सिस्टम में आती है, लेकिन इसको हम एक साथ यहीं करवा देते हैं कम्युनिटी में। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी का मतलब है हाउ कुशल मंगलता कन्वर्ट इनटू अकुशल मंगलता। मतलब पैथोलॉजी बीमारी, फिजियोलॉजी यानी सही। तो यहां पर सही का मतलब है कुशल मंगलता और पैथोलॉजी का मतलब है अकुशल मंगलता। मतलब कैसे सामान्य व्यक्ति असामान्य हो गया, कैसे कुशल मंगल व्यक्ति अकुशल मंगल हो गया, अरे कैसे चंगा व्यक्ति अचंगा हो गया। यह बताता है अपने आप में कैसे व्यक्ति बीमार हुआ। दिस कॉल्ड पैथोफिजियोलॉजी, हाउ नॉर्मल फिजियोलॉजी कन्वर्ट इनटू द एबनॉर्मल फिजियोलॉजी, हाउ नॉर्मल व्यक्ति कन्वर्ट इनटू द बीमारी वाली अवस्था। इट इज कॉल्ड पैथोफिजियोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं पैथोफिजियोलॉजी को। सबसे पहले क्या अवस्था होगी? तो सबसे पहले देखो कहां से आएगा ये, जिस व्यक्ति को हुआ है, कोई व्यक्ति पॉजिटिव है उसी से स्प्रेड होने वाला है। तो हम कहेंगे कि टीबी पॉजिटिव पेशेंट, कोई टीबी पॉजिटिव लेंगे, किसी को भी बनाते हैं टीबी पॉजिटिव पर्सन, टीबी पॉजिटिव पर्सन स्नीज किया या कफ किया, खांसा या कफ किया, स्नीज किया। चलो इससे क्या हुआ? इससे जो ड्रॉपलेट थे वो कहां चले जाएंगे? तो आपका जवाब होगा ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट एक्सपेल आउट हुए, बाहर आ गए। जब इसने ये किया तो ड्रॉपलेट एक्सपेल आउट हुए, बाहर निकल के आए। अब जब ड्रॉपलेट बाहर आ गए तो किसी अच्छे से व्यक्ति के अंदर जाएंगे, तो फिर ये इनहेल हो जाएंगे। इनहेल क्या? इन्हीं ड्रॉपलेट की बात कर रहा हूं मैं। क्या इनहेल की बात कर रहे हो आप? इनहेल मतलब अंदर लेना, क्या ड्रॉपलेट कोई। फिर ये किसी साधारण व्यक्ति में चले जाएंगे, हेल्दी व्यक्ति में। जैसे कोरोना में हो रहा है, एक छींकता है दूसरे को बीमार कर देता है, तो ड्रॉपलेट इनहेल ग्रहण कर लेना, इनहेल बाई हेल्दी पर्सन। एक स्वस्थ व्यक्ति था, मस्त जी रहा था, उसको चले गए उसके अंदर। चलिए जब जाएंगे तो सीधी सी बात है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जा रहे हैं, तो सबसे पहले यहां पर जब भी कोई फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में प्रवेश करता है, बॉडी उसे रोकने का प्रयास करती है। इट इज कॉल्ड प्राइमरी डिफेंस। यहां काम होगा तो यहां पर प्राइमरी डिफेंस काम आएगा, बॉडी का प्राथमिक डिफेंस। प्राइमरी डिफेंस बाय ट्रैकिया। आपका जो ट्रैकिया है, बोले तो विंड पाइप, यह विंड पाइप ट्रैकिया काम करेगा डिफेंस। क्या कौन करेगा यहां पर ये काम? तो फिर ध्यान रखना है, यहां पर दो चीजें होती हैं, एक तो गॉबलेट सेल जो म्यूकस रिलीज करती हैं, गॉबलेट सेल्स, और एक सीलिया। गॉबलेट सेल्स और सीलिया जो म्यूकस निकालती हैं, यह प्रोड्यूस करेंगी स्नीजिंग रिफ्लेक्स। आपको कफिंग वाली कंडीशन आना शुरू हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, बातें हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपके सामने रखा है अवस्थाएं पैथोफिजियोलॉजी की। सबसे पहले व्यक्ति की कंडीशन देखिएगा, व्यक्ति है बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में है। जब व्यक्ति नॉर्मल अवस्था में है तो इस समय क्या हो रहा है, आपका जो पर्सन है, इस पर्सन के अंदर व्यक्ति जो टीबी से ग्रसित है, उस टीबी से ग्रसित व्यक्ति ने स्नीज कफ किया, ड्रॉपलेट एक्सपेल किया। ड्रॉपलेट एक्सपेल होने के बाद कहां चले गए? हेल्दी पर्सन में। कहां चले गए? हेल्दी पर्सन में। और इस हेल्दी पर्सन से जैसे अंदर जाएंगे तो इस हेल्दी पर्सन का प्राइमरी डिफेंस जागरूक हो जाएगा, उसे मारने का प्रयास करेगा। यहां कौन कौन सी सेल है? गॉबलेट्स और सीलिया यहां काम करने वाले हैं। चलो यहां तक हमने देखा, ये क्या काम करेंगे? तो भाई साहब ये प्रोड्यूस करेंगे स्नीजिंग रिफ्लेक्स। क्लियर है? या कफिंग रिफ्लेक्स आप कह सकते हैं, कफिंग रिफ्लेक्स। अरे जब कोई चीज बॉडी के अंदर चली जाती है, देखना कई बार दस्त के कण चले जाते हैं, आपकी बॉडी तुरंत जाते करते हो, क्या है ये? इट इज कॉल्ड
कफिंग रिफ्लेक्स, ट्रैकिया से जनरेट हुआ है कफिंग रिफ्लेक्स। वो चाहते हैं कि ये जो फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में गया है ये बाहर निकले, यहां नहीं रहना चाहिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो इस कॉल्ड जो अंदर चला गया है वो कफिंग आपका प्रोड्यूस करेगा कफिंग रिफ्लेक्स। अब देखो यहां दो अवस्थाएं बनने वाली हैं भाई। अगर यह कफिंग जो रिफ्लेक्स था या तो ये सक्सेस हो जाए या ये फेल हो जाए, दो ही अवस्थाएं हैं। अगर ये सक्सेस हो जाए, मतलब सक्सेस का मतलब इसने अपना काम कर दिया, बोले तो काम करने का मतलब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्सपेल कर दिया बाहर। इसका मतलब एक्सपेल ड्रॉपलेट, बाहर निकाल देगा वापस। एक्सपेल द ड्रॉपलेट, जो अंदर गए थे उसी रास्ते से वापस बाहर आ गए, मतलब आपको बीमारी नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात है, आपका डिफेंस काम किया, लेकिन बेचारा फेल हो गया। अगर ये फेल हो गया, बीमारी की शुरुआत हो सकती है। फेल होने का मतलब है नॉट एक्सपेल। तो आप डायरेक्टली कह दें कि वो ड्रॉपलेट कहां पहुंच जाएंगे, एल्वेलाई में। कहां पहुंच जाएंगे, एल्वेलाई में। तो आपका जवाब हो जाएगा कि ड्रॉपलेट रीच इन एल्वेलाई ऑफ लंग्स, वो लंग्स में प्रवेश कर चुके हैं। आपका श्वसन तंत्र, उसका मेन ऑर्गन लंग्स, वहां पहुंच गए हैं। जब वहां पहुंचेंगे तो अपना काम चालू करेंगे। चलिए, पहला डिफेंस तो फेल हो गया क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं था, सीलिया वाला था, लेकिन बॉडी में और भी सारे डिफेंस काम करते हैं। अब यहां देखिएगा, जैसे ही यहां पहुंचता है, यहां न्यूट्रोफिल्स काम करती हैं, और हम कहेंगे इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइड, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड इसे घेर लेंगी। एनसर्किल द बेसिलाई। आपका जो बेसिलाई गया है, ऐसे सोचो, ये तो है बेसिलाई अंदर, और इसके चारों तरफ ऐसे ये सारी सेल आ गई आपकी न्यूट्रोफिल्स। ये स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगी, मतलब पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइड जो है न्यूट्रोफिल्स, वो इसके चारों तरफ इकट्ठी हो गई, क्योंकि फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये। चलिएगा, अभी तक तो कुशल मंगलता ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके चारों तरफ और बड़ी सेल आएंगी, बोले तो मैक्रोफेज, डब्ल्यूबीसी का ही टाइप है मैक्रोफेज, जो एंगल्फ करती हैं। तो फिर मैं कहूंगा मैक्रोफेज। और लंग्स में जो मैक्रोफेज होती है उन्हें डस्ट सेल बोलते हैं। डस्ट सेल यह भी एनसर्किल कर लेंगी। एनसर्किल यानी चारों तरफ से घेर लेना। एनसर्किल द किसको, एनसर्किल द बेसिलाई। यह भी बेसिलाई को एनसर्किल कर लेंगी। मतलब पहले ध्यान से देखिएगा क्या क्या पॉइंट हम बात कर रहे हैं। सीरीज एक प्रकार से, बिल्कुल यहां तक हमने देखा था। आगे देखिएगा, मैंने कहा आपका जो प्रोडक्टिव कफ है रिफ्लेक्स, उसके बाद दो कंडीशन बनेगी। अगर वो सक्सेस होता था बैक्टीरिया को बाहर निकाल देगा, अदरवाइज एल्वेलाई लंग्स में पहुंच जाएंगी। जब वहां पहुंचेगा तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी वहां मतलब न्यूट्रोफिल आएंगी, फिर डब्ल्यूबीसी उसे चारों तरफ से क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। ये खाना चाहती हैं इसे, क्या ये खाने में सक्षम हो पाएंगी? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं खा पाएंगी? क्योंकि इसमें के पास में माइकोलिक एसिड पाया जाता है, तो वो नहीं खाएंगी। फिर उसके बाद ये लिम्फ नोड में पहुंच जाएंगे, और लिम्फ नोड से पहुंचते हुए यह आपका गोन कॉम्प्लेक्स बना लेंगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने लिखा है कि यह अवस्था आपके सामने आ गई जहां पर डब्ल्यूबीसी उसके चारों तरफ है, मैक्रोफेज उसके चारों तरफ है। ये एंगल्फ नहीं कर पाएंगी, ये इसे नहीं मार पाएंगी। क्यों नहीं मार पाएंगी? तो बता रहा हूं कि मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल दोनों, न्यूट्रोफिल नॉट एबल टू एंगल्फ। नॉर्मल होता तो मार देती, नॉट एंगल्फ।
देम, बिकॉज, कारण क्या है, बिकॉज बैक्टीरियल सेल वॉल, पहले भी मैं बता चुका हूं उसके बारे में, किसकी सेल वॉल में क्या होता है, सेल वॉल कंटेन, इसकी सेल वॉल बनी होती है किससे, तो जवाब होगा माइकोलिक एसिड से। इस वजह से भाई ये बच गया, इनसे भी नहीं, पहले वाला डिफेंस फेल, दूसरा न्यूट्रोफिल और डब्ल्यूबीसी भी फेल, मतलब नहीं मरा। अब क्या करेगा ये, अब ये अपना काम करना चालू कर देगा। अब यहां से ये प्रोग्रेस करेगा, असेंडिंग, असेंड्स या रीच पहुंचेगा कहां पर, इन हाइलर लिम्फ नोड्स, हाइलर, कौन से लिम्फ नोड में, हाइलर लिम्फ नोड, हाइलर लिम्फ नोड। एग्जाम का एमसीक्यू, टीबी में कौन से लिम्फ नोड प्रभावित होते हैं, हाइलर लिम्फ नोड। सवाल बनता है, हाइलर लिम्फ नोड में पहुंच जाए, यहां पर पहुंचने के बाद यह गॉन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्या बनाएगा, गॉन कॉम्प्लेक्स, फिर क्या बना लेगा, फॉर्म गॉन कॉम्प्लेक्स, गॉन कॉम्प्लेक्स बना। दूसरा एमसीक्यू, आप गॉन कॉम्प्लेक्स किस में देखते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, गॉन कॉम्प्लेक्स। एक और चीज, एक्सरे में क्या डिटेक्ट करते हैं, एक्सरे में जब आप डिटेक्ट करते हो तो क्या चेक करते हो, यही गॉन कॉम्प्लेक्स। सवाल आता है, जब टीबी का एक्सरा देखते हैं तो उसमें क्या चीज देखी जाती है, गॉन कॉम्प्लेक्स ही देखा जाता है, यह एक्सरे में डिटेक्शन करते हैं गॉन कॉम्प्लेक्स, ये यहाँ बना है। अब गॉन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होगा, गॉन कॉम्प्लेक्स के बाद में जेंट सेल बनेगी, जेंट सेल बनेगी, और जेंट सेल जो है इसके अंदर सेंट्रल पार्ट है वो नेक्रोटाइज हो जाएगा, फिर इसका सेंट्रल पार्ट नेक्रोटाइज हो जाएगा, मर जाएगा, डेस्ट्रॉय हो जाएगा, नेक्रोटाइज। और जब ये नेक्रोटाइज होगा उस कंडीशन में आप बोलोगे यहाँ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनेगी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की देन है ये भारी डिफेंस है, बॉडी में अलग अलग डिफेंस काम कर रहे हैं, प्राइमरी डिफेंस, डब्ल्यूबीसी वाला, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, बोले तो टी सेल वाला, टी सेल वाली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यह काम करेगी, और यह जब काम करेगी तो उसे बहुत कड़क बना देगी, फाइब्रस बना देगी, तो हम उसे कहेंगे कि अब बनेगा फाइब्रस, मजबूत सा फाइब्रस कैल्सीफाइड स्ट्रक्चर बन जाता है, और उस स्ट्रक्चर को गॉन ट्यूबर, क्या बोलते हैं, गॉन ट्यूबर, यह भी फिर इसमें लिक्विड भरने लग जाता है, गॉन ट्यूबरकल बना, इस गॉन ट्यूबरकल में लिक्विड हो जाता है, शामिल सॉलिड या लिक्विड भर जाता है, फिर इसमें लिक्विड फिल हो जाएगा, लिक्विड फिल, और यह लिक्विड डिसैमिनेट हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा, डिसैमिनेट लिक्विड, इसका लिक्विड पोर्शन था वो रप्चर होने से डिसैमिनेट हो जाएगा, डिसैमिनेट का मतलब होता है फैलना, फैल जाएगा, और जब फैलेगा तो बेटा दो चीजें बनेंगी, यह जो लिक्विड है या तो ब्रोंकस में जाएगा या ब्लड वेसल, जब ये ब्रोंकस में जाएगा तो यह बनाएगा पल्मोनरी, तो बलगम आएगा आपको पल्मोनरी, और जब यह ब्लड वेसल्स में जाएगा तो बना देगा एक्स्ट्रा पल्मोनरी। इट इज अ पैथोफिजियोलॉजी, वन क्विक रिव्यूज कैसे कैसे गुजरा है,
देखिएगा पूरा प्रोसेस आपको समझा रहा हूं मैं, वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप यहाँ काम होगा। ध्यानपूर्वक बने रहिएगा। पैथोफिजियोलॉजी। एक व्यक्ति है जो टीबी से ग्रसित था, उसने खांसी की, पास में बैठा व्यक्ति था, इसका डिस्टेंस पे रखते हैं 3 फीट तक ये रेंज करता है, तो 3 फीट तक जाता है ये ड्रॉपलेट। एक्सपेल वो इनहेल कर लेगा, अगर 3 फीट के अंदर अंदर है तो उसके अंदर चला गया। सबसे पहले उसकी बॉडी का प्राइम में हेल्दी व्यक्ति था, उसका ट्रैकिया काम करेगा और उसमें पाई जाने वाली गॉबलेट सेल जो म्यूकस निकालती हैं और सिलिया ये रिएक्ट करेंगे, कफिंग रिफ्लेक्स जनरेट करेंगे। कफिंग रिफ्लेक्स पर आधारित है सारे आगे का प्रोसेस। अगर यही काम तमाम हो गया, बाहर निकल गया तो बच गए, वरना तो फिर आपको बीमारी की संभावना बढ़ेगी। यह फैल हो गया तो वो एल्वेलाई में पहुंच जाएगा। वहां से एल्वेलाई में पहुंचते ही वहां सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स आती हैं। बोले हम कैसे जाने देंगे, इसे मारेंगे। न्यूट्रोफिल्स चारों तरफ इकट्ठी हो जाती है, मैक्रोफेज इकट्ठी हो जाती है, लेकिन बेचारी असक्षम है, ये मार नहीं पाती क्योंकि इसके पास एक जड़ है माइकोलिक एसिड, इसकी साल वॉल में है, ये उसको मारने से बचा देता है। तो ये यहाँ नहीं मरता। जब ये नहीं मरेगा तो ये अपना काम शुरू करता है, हाइलर लिम्फ नोड में पहुंच जाता है। सवाल एग्जाम का कहाँ पहुंचता है? हाइलर लिम्फ नोड में। टीबी में कौन से लिम्फ नोड प्रभावित होते हैं? हाइलर लिम्फ नोड। हाइलर लिम्फ नोड से पहुंचते ही ये क्या बनाएगा? गॉन कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो टीबी में क्या नजर आता है? गॉन कॉम्प्लेक्स। एक्सरे में क्या देखते हैं? गॉन कॉम्प्लेक्स को ही चेक करते हैं। फिर ये गॉन कॉम्प्लेक्स क्या बनाएगा? जियांट सेल बनाएगा। जियांट सेल के सेंट्रल जो वाला पार्ट है वो फिर नेक्रोटाइज हो जाएगा, क्योंकि सेल इम्यूनिटी इम्यूनिटी भी काम करेगी, वो फैल हो गई तो टी सेल काम करेंगी, उसके बीच वाले पार्ट को खा जाती है और फिर वो कड़क और कैल्सिफाइड हो जाता है, जिसे हम गॉन ट्यूबरकल कह देते हैं। सबसे पहले हाइलर लिम्फ नोड, फिर गॉन कॉम्प्लेक्स, फिर गॉन ट्यूबरकल। फिर गॉन ट्यूबरकल में लिक्विड भर जाता है, वो रप्चर होता है, डिसेमिनेट होता है, फैल जाता है। अगर वो ब्रोंकस में जाएगा तो पल्मोनरी टीबी, और ब्लड वेसल में जाएगा तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का रूप धारण कर। इट इज ए पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टीबी। देखिएगा, मैंने कहा था इनिशियली टीबी एक बड़ी डिजीज है, एक क्लास में नहीं होगी, हमें 2 या 3 क्लासों का सहारा लेना पड़ेगा। एक क्लास कंप्लीट हुई है, क्या क्या हमने पढ़ लिया है देखिएगा। इस बीमारी का नामकरण मैंने बता दिया, अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको डिस्कस करके बताया कि इसका एजेंट क्या है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, सोर्स क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, टीबी के प्रकार बताए मैंने, पक्षियों में क्या कहेंगे, जानवरों में क्या कहेंगे, मनुष्य की टीबी के प्रकार बताए, आपकी पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी में क्या बेसिक डिफरेंस है। फिर स्टेज की हमने बात की, चारों स्टेज मैंने बताई है आपको, लेटेंट, प्राइमरी, एक्टिव और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। फिर हमने डिस्कस किया कि हमारी जो ये टीबी है इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकती है, यह बीमारी कैसे हमें प्रभावित कर सकती है, और इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताई है जो एग्जाम के लिए जरूरी है। हाइलर लिम्फ नोड, ज्यादा अगर पूरी डिटेल में भी याद नहीं रखो, 3 नाम जरूर याद रखना। हाइलर लिम्फ नोड, गॉन ट्यूबरकल, गॉन कॉम्प्लेक्स नजर आता है टीबी के। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास। रिमेनिंग बचा हुआ पोर्शन बोले तो हमारे पास में 2 चीज बाकी रहे। पहली और इम्पोर्टेंट चीज, डायग्नोस्टिक इवालुएशन। टीबी में कौन कौन से टेस्ट करते हैं पता लगाने के लिए, उसमें स्पुटम कल्चर और मॉन्टेक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरा फिर इलाज बोले तो एंटी ट्यूबरकुलोज ड्रग। दोनों पोर्शन को कोशिश करेंगे कवर करना नेक्स्ट। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग पोर्शन ऑफ टीबी।